देखो अब ये बिल्कुल बोर्ड लेवल का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइलाइट चैप्टर चल रहा था। ये आगे जो है ऑप्टिकल रोटेशन वगैरह, ये तो मैंने ऑप्टिकल आइसोरेज में एडवांस लेवल पे बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। मैं एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर रहा हूँ उसको, ताकि तुम डेफिनेशन को पढ़ना, क्योंकि बोर्ड में आता है इसके अंदर से क्वेश्चन इसमें आता है स्पेशली। इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन और रिटेंशन, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन। एनएंशियोमर्स, डायस्टीरियोइसोमर्स में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन। फिर प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर। तो पहला है ऑप्टिकल रोटेशन, सही ना। प्लेन पोलराइज लाइट जो है, प्लेन पोलराइज लाइट मैंने तुम्हें बताया था डायग्राम पूरा इसका। ये है ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट। तुम सही से दिखा रहे हो कि नीचे ऊपर कुछ छूटा तो नहीं है ना? ऊपर छूटा हुआ थोड़ा सा। देखो ये प्लेन पोलराइज लाइट आ रहा है ना यहाँ पे, तो हाँ यहाँ से प्लेन, ये ना यहाँ से इधर से इस टर्म से प्लेन पोलराइज लाइट। देखो ये है ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट को जैसे ही हम निकोल प्रिज्म से पास, ये निकोल प्रिज्म, इससे ये मैंने बताया हुआ तुम्हें सारा, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ ये। जैसे इस निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो लाइट आएगी जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होंगी। और अब इस, इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो है ना, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? विच हैज वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन। विच हैज वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन। अब इसको हम पास करेंगे जब, इसको हम पास करेंगे किससे? पोलरिमीटर ट्यूब से। ये पोलरिमीटर ट्यूब है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जिसका कंसंट्रेशन ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। इसकी लेंथ होती है एल डेसीमीटर। इसकी लेंथ क्या होती है? एल डेसीमीटर, पोलरिमीटर ट्यूब की। तो जो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, या तो ये राइट की तरफ रोटेट हो जाएगी थीटा ऑब्जर्व थीटा एंगल से, या ये लेफ्ट की तरफ रोटेट होगी। अगर ये राइट की तरफ रोटेट होती है तो इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तुम्हें याद होगा ये। और अगर ये लेफ्ट की तरफ रोटेट होती है लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, तो हम बोलेंगे सब्सटेंस को लीवो रोटेटरी। लेफ्ट की तरफ लीवो मींस लेफ्ट, डेक्स्ट्रो मींस राइट। तो ये तुम्हें मैंने कराया हुआ सारा। अब इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस ये क्या होते हैं? जिसके अंदर क्या होता है? नॉन, जिसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बने, जिसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बने, वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट की तरफ यार रोटेट करेंगे। वंशिका को ले लो। एक मिनट रुक जाओ, बात समझ कि नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखना है। हाँ, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मैंने तुम्हें बता दिया क्या है। जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। और ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? यही प्लेन, द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। ये क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन। ये जो रोटेट कर रही है ना लाइट, ये राइट की तरफ दिखाया मैंने, ऐसे लेफ्ट की तरफ भी दिखा सकते हैं। लीवर रोटेटरी बता दिया। सब्सटेंसेज अगर पीपीएल को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो लीवर रोटेटरी बोलेंगे उनको। और अगर वो राइट की तरफ रोटेट कर रहे हैं पीपीएल को, तो बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। नेक्स्ट नोट करना आगे, इसको प्लस माइनस से भी शो करते हैं। आगे दिखाना। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? तुम्हें अभी मैंने थीटा ऑब्जर्व दिखा दिया, थीटा दिखाया तुम्हें। थीटा एक्चुअली हर एक एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट आता है, तो हमने एक अलग से एंगल डिफाइन कर रखा है स्पेसिफिक रोटेशन। ये होता है थीटा ऑब्जर्व्ड बाय एल इंटू सी। एल है लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब, सी है कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अल्फा है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन और लैम्डा पे, इन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो अब अल्फा की डेफिनेशन निकालनी है अगर तुम्हें, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? एल को भी वन रख दोगे, लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब को 1 डेसीमीटर, और कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कर दोगे तो अल्फा डिफाइन हो जाएगा। अल्फा क्या हो गया इसका मतलब? अल्फा हो गया थीटा के इक्वल। तो अल्फा स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन इफ लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब इज 1 डेसीमीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होता है स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, सही है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये पूरा दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, लेंथ ऑफ द पॉलीमीटर ट्यूब 1 डेसीमीटर होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसा अगर मैं बोलूं कायरल कार्बन क्या होता है, तो एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, एक जगह एफ आ गया, एक जगह सी आ गया, एक जगह बी आर आ गया, एक जगह एच आ गया, तो इसे बोलेंगे कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, या एसिमेट्रिक कार्बन। और मॉलिक्यूल को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो यही चीज है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इफ ऑल द फोर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू कार्बन आर डिफरेंट देन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल लैक सिमेट्री, सिमेट्री नहीं होगी उसके अंदर, और उसको एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूल भी वही है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए अपनी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वो किसी की, तो उसे कायरल बोलेंगे।
और एसिमेट्रिक कार्बन बता दिया जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो। करना आगे। नेक्स्ट आ गया एनेंशियोमर्स। ये आता है एनेंशियोमर्स में, एनेंशियोमर्स रेसियो मिक्सचर, ये पता होना चाहिए। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियोइसोमर्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। स्टीरियोइसोमर्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स। जैसे लैक्टिक एसिड का एनेंशियोमर बता रखा तुम्हें। लैक्टिक एसिड ऊपर लगा दिया एमई, इधर एच, इधर ओ एच, इधर सी ओ एच। तो इसकी मिरर इमेज जो होगी, इन दोनों को बोलेंगे एनेंशियोमर्स। इसकी मिरर इमेज होगी, ओ एच सामने दिखेगा, एच पीछे दिखेगा, ऊपर एमई, नीचे सी ओ एच। ये दोनों हैं एनेंशियोमर्स। ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं, और उसको बोलेंगे एनेंशियोमरिक पेयर। और ये नॉन सुपर इम्पोज होते हैं, एक के ऊपर एक उठा के रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे, सुपर इम्पोज नहीं होगा। सही ना? एनेंशियोमर्स क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, दे आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स। और ये पीपीएल को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, एक राइट की तरफ रोटेट कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ। रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है? अगर ये दोनों एनेंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में है, 50% है ये और 50% है ये, तो इसे बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। 50% डी प्लस 50% एल, या 50% आर रेक्टस, 50% एस सिनिस्टर, रेक्टस सिनिस्टर। इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंशियोमर्स हैं तो रेशियो मिक्सचर। और प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर्स इनटू रेशियो मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। रेजोल्यूशन, रेशियो मिक्सचर को सेपरेट करना, रेशियो मिक्सचर को सेपरेट करना इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स डी और एल फॉर्म में। रेशियो मिक्सचर से डी प्लस एल दोनों को अलग अलग करना, इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन। सही ना? रेजोल्यूशन। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर कम से कम दो काले सेंटर हो, कम से कम दो काले सेंटर हो, फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। जैसे ये टार्टेरिक एसिड, मीजो टार्टेरिक एसिड, ऊपर सी ओ एच, इधर एच, इधर ओ एच, इधर भी एच, इधर भी ओ एच। इसमें दो काले सेंटर है। सही ना? इसमें दो काले सेंटर हैं। तुम्हें पता होगा कौन कौन से दो काले सेंटर है? एक ये वाला और एक ये वाला। तब भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तब क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मीजो कंपाउंड यही होते हैं जो, जिसके अंदर काले सेंटर तो होंगे दो या दो से ज्यादा, लेकिन तब भी उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। सही ना? डबल एओएस भी हो सकता है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो होते वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू, इसे बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। इंटरनल कंपनसेशन मतलब एक हाफ मॉलिक्यूल का, अगर ये इधर जा रहा है, इसकी रोटेशन इतनी है तो इसकी रोटेशन ये है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मीजो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। है ना? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, एक पार्ट की रोटेशन, मॉलिक्यूल में एक हाफ की रोटेशन दूसरे हाफ की रोटेशन को कैंसिल कर रही है। डायस्टीरियोइसोमर्स, डायस्टीरियोइसोमर्स क्या होते हैं? ये भी स्टीरियोइसोमर्स होते हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। नॉन सुपर मिरर इमेजेस, मैंने बताया वो इसके अंदर भी। जैसे ये मैंने कंपाउंड बनाया टार्टरिक एसिड, दूसरा मॉलिक्यूल बनाया मैंने ऐसे ही, सी ओ एच, एच ओ एच, सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे, एच ओ एच, सी ओ एच। तो ये कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड दोनों स्टीरियोइसोमर्स हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, एनेंशियोमर्स ना हो। जैसे सिस और ट्रांसफॉर्म को भी हम डायस्टीरियोइसोमर्स बोलते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस आता है एनेंशियोमर्स में और डायस्टीरियोइसोमर्स में। क्या डिफरेंस है? एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये क्या है? स्टीरियोइसोमर्स तो हैं, स्टीरियोइसोमर्स तो हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल। और इसमें कोई जैसे उसमें था ना कि इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगी, वो ऐसे बन जाएगी, सेम ऐसे ही यहाँ ओ एच, यहाँ भी ओ एच। लेकिन इसमें मिरर इमेजेस नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये मिरर इमेजेस नहीं होते, दे आर नॉट मिरर इमेजेस। डायस्टीरियोइसोमर्स जैसे एनेंशियोमर्स होते हैं मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। क्लियर है ना? दे आर नॉट मिरर इमेजेस। डायस्टीरियोइसोमर्स में और उसमें डिफरेंस आएगा। सिस और ट्रांस ब्यूट टू इनको भी डायस्टीरियोइसोमर्स बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, ये डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए सारी करनी है डेफिनेशन। अब यहाँ पे आ गया, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको एडवांस लेवल पे। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी तो मैं तुम्हें शॉर्टकट में बताऊंगा, जो बोर्ड लेवल के लिए काफी है, बोर्ड या आईआईटी मेंस लेवल तक के लिए भी चल जाएगा काम इसमें। जैसे SN1 की बात कर रहा हूं मैं, रिएक्शन हुई RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये मिलेगा यहाँ पे RNU प्लस एक्स नेगेटिव, प्लस एक्स नेगेटिव। सही ना? आर, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं बात करता हूँ SN1 की, SN1 की बात करते हैं तो रेट जो है उसके इसमें सिर्फ एल्काइल हाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अब काइनेटिक्स के अंदर मैंने तुम्हें बता रखा है
रेट सिर्फ आरएक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो ये मैकेनिज्म होगा दो स्टेप के अंदर। आरएक्स टूटेगा आर प्लस प्लस एक्स माइनस में, आर प्लस प्लस एक्स माइनस में, और आर प्लस पे अब अटैक कर देगा एन यू माइनस, और मिल जाएगा आर एन यू। आर एन यू ये दो स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप स्लो, तो स्लो स्टेप में कार्बोटाइन बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये फास्ट स्टेप में, ये फास्ट स्टेप में। तभी तो तुम देखो ना, अब मैंने दो दो तुम्हें स्टेप दे दिया, बोला इसका रेट लॉ लिखो, तो तुम स्लो स्टेप को देख करके रेट लॉ क्या लिखोगे? रेट यू के इंटू आर एक्स। ये एस एन वन मैकेनिज्म के अंदर है, ये एस एन वन में। सही ना? अब क्योंकि हमें आर एक्स को डिसोसिएट कराना है, आर एक्स को डिसोसिएट कराना है ना आर प्लस प्लस एक्स नेगेटिव में, इसीलिए इसके अंदर पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए जैसे वाटर। क्वेश्चन आता है एस एन वन मैकेनिज्म में पोलर सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू आयोनाइज द एल्काइलाइड, इन ऑर्डर टू आयोनाइज द एल्काइलाइड। पहला पॉइंट नोट करते रहना हर एक चीज। दूसरा पॉइंट बोलेगा कि इसके अंदर मॉलिक्यूलरिटी क्या है और ऑर्डर क्या है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी डिफाइंड नहीं होती है, तो मॉलिक्यूलरिटी बोलेगा तो बोलना इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी वन है इसकी, मॉलिक्यूलरिटी वन है, एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। बोलेगा ऑर्डर क्या है इसका? स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या है? वन। वैसे इसका ऑर्डर एग्जैक्ट कोई पूछेगा तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर बोलना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट पानी जो है एक्सेस में होता है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम्हें पढ़ाई हुई है मैंने काइनेटिक्स के अंदर, समझे कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना, सॉल्वेंट पोलर क्यों होना चाहिए? सही ना, सॉल्वेंट पोलर क्यों होना चाहिए? और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? वन। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? वन। और क्योंकि ये कार्बोटाइन बन रहा है, कार्बोटाइन बन रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है। sp2 का मतलब एंगल 120 का है, 120 में तीनों साइड से एंगल 120 का ही है, तो अटैक फ्रंट से भी होगा और बैक से भी होगा इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। सही ना? दोनों में अटैक होगा इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ, ये पता होना चाहिए। सही है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ये समझ आ गया कि नहीं? ये सारे पॉइंट नोट करना है इसमें। तो उसमें अब उसके बाद क्योंकि आर प्लस हमने यूज किया है इसके अंदर, आर प्लस बनाना है इसके अंदर, तो इसलिए आर एक्स जो है रिएक्टिव सबसे ज्यादा कब होगा? जब आर पार्ट क्या होगा? टर्शरी। टर्शरी होगा आर पार्ट, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। टर्शरी कार्बोटाइन स्टेबल होता है ना, टर्शरी एल्काइलाइड मोस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये होगा टर्शरी। टर्शरी कार्बो ये बहुत स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसलिए ये रिएक्टिव होगा, इसलिए रिएक्टिव होगा। तो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी एल्काइलाइड्स का होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और अगर अगर कार्बोकेटाइन है, अगर ये एल्काइलाइड है ऑप्टिकली एक्टिव, यानी यहाँ पे मान लो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है जो कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर जैसे मान लो ऊपर CH3 है, इधर C2H5 है, इधर C3H7 है और यहाँ प्लस, तो इसमें एंगल 120 का हो गया, फ्रंट से भी अटैक होगा, बैक से भी अटैक होगा, इसलिए रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा? रेसमिक मिक्सचर इन एसएन मैकेनिज्म। क्या मिलेगा? रेसमिक मिक्सचर। इसमें मान लो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से या ओ चाइन से, जैसे उसने यहाँ से अटैक किया, तो ये आएगा ऊपर Me, इधर ET इथाइल, इधर प्रोपाइल C3H7, और इधर आएगा OH, और साथ में आएगा इसका मिरर इमेज इक्वल अमाउंट में। तो SN1 के अंदर रेसिमाइजेशन होता है। SN1 में क्या होगा? रेसिमाइजेशन। ऐसे ही हम SN2 में पढ़ेंगे, उसमें इन्वर्जन होगा। SN1 दो स्टेप मैकेनिज्म है, दो स्टेप मैकेनिज्म है। आर एक्स टूटा पहले, ये मतलब इतनी बार लिख लिख के रट दो कि तुम्हें पता रहे, कैसा भी क्वेश्चन आना है तो हो जाएगा तुमसे। आर प्लस प्लस एक्स माइनस में, फिर आर प्लस के अंदर स्लो स्टेप हुआ है, स्लो स्टेप में कार्बोटाइन बना, रीअरेंजमेंट होगा तो पॉसिबल, तो स्टेप्स बढ़ जाएंगे, आर एन यू बन जाएगा इसमें पांच स्टेप में। तो इसमें दो स्टेप में हुआ है, तो अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बताऊं, तो मैं बता रखा मैंने पहले एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है। तो यहाँ पे आर एक्स है, आर एक्स एक्टिवेशन एनर्जी दी, स्लो स्टेप है, उसके बाद इंटरमीडिएट बन गया आर प्लस, यहाँ आर एक्स था, और अब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, स्टेप फास्ट होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर SN1 की जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर है ये, अगर SN1 की जगह मैं SN1 के अंदर न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस यूज कर लूं, तो मैकेनिज्म हो जाएगा E1, सेम चीज चलेगा, बस वो एंडोथर्मिक मैकेनिज्म होगा, वो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। यहाँ बन जाएगा RNU, यहाँ RNU बन जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन है। अगर कार्बोकेटाइन आगे रीअरेंज भी कर रहा है तो स्टेप्स बढ़ जाएंगे। अब इसमें एक ही इंटरमीडिएट है ये, और दो ट्रांजिशन स्टेट है, है ना, दो ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए इसके अंदर कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसके अंदर ऑर्डर क्या है, दोनों वन है, और इसमें
सॉल्वेंट क्या यूज होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है जैसे वाटर, क्योंकि हमें एनालाइज करना होता है अल्काइल हाइड को। और उसके अलावा फिर क्वेश्चन कि अगर अल्काइल हाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या होगा, तो रेसिमाइजेशन होगा, तो उस केस में रेसिमाइजेशन होगा। इसमें फ्रंट अटैक भी होता है न्यूक्लियोफाइल का, और बैक अटैक भी होगा, दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ होगा, इसलिए बोलते हैं रेसिमाइजेशन होगा। फ्रंट एंड रियर अटैक बोथ आर पॉसिबल। और क्योंकि कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है, इसलिए अल्काइल हाइड टर्शरी वाला सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि ये देगा टर्शरी कार्बोटायन जो ज्यादा स्टेबल होता है, ये सेकेंडरी कार्बोटायन देगा, और ये प्राइमरी कार्बोटायन देगा लीस्ट स्टेबल प्राइमरी कार्बोटायन। तो ये पता होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसमें। और ऑर्डर वन तुम्हें दिख ही रहा है, रेट इक्वल टू क्या है, के इंटू आर एक्स। रेट इक्वल टू के इंटू आर एक्स, पावर वन है ना, तो ऑर्डर वन है। ऑर्डर वन है, वैसे एग्जैक्ट बोलेंगे तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं इसमें। ये बहुत डिटेल में है, जब आगे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें तो मैं पूछूंगा इसके अंदर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं, इसमें एलिमेंट आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं, SN1 फास्ट है कि SN2 फास्ट है, बहुत डिटेल है। बहुत डिटेल है इसके अंदर। SN1 डैश है, SN2 डैश है, फिर इंट्रामोलिकुलर SN1, ये सब सारी रिएक्शन है इसमें, AR SN1 AR SN2 सारी रिएक्शन है। वो सब मकाने चलेंगे एडवांस लेवल पे। अभी बिल्कुल सिंपल करना है इसमें, जो बताया वही करना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सेम। बस तुम्हें ध्यान रखना है SN1 के बारे में मैं कुछ भी बोलूं तो तुम्हें देखना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। जितना कार्बोकैटायन स्टेबल, अल्काइल उतना ज्यादा एक्टिव। एडवांस लेवल पे करेंगे तो हम ईज ऑफ डिसोसिएशन चेक करते हैं, एक्चुअल में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक नहीं करते, ईज ऑफ डिसोसिएशन, वो बाद में देखेंगे उसको। नीचे करना है निश्चय को। ये सब बता दिया मैंने तुम्हें। ये जैसे ये था, ये देखो निशा ऊपर करो हल्का सा, बस यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये अगर कंपाउंड है, पहले पानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ये कार्बोकैटायन बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, तो इसलिए ये बना। और साथ में इसकी मिरर इमेज, साथ में इसकी मिरर रेसमाइजेशन हो गया, यहाँ पे रेसमी मिक्सचर मिल जाएगा। SN1 के अंदर ऐसी होता है, ध्यान रखना इसी का। नेक्स्ट नीचे दिखाना, SN1। अब ये भी दिखा रखा है सेम चीज, ये सेम चीज दिखा रखी है HBr के साथ। HBr ओ हट के Br कैसे आता है, HBr डाला तो HBr का H+, ओ को लोन पेयर ओ लोन पेयर देगा H+ को, तो ये OH2 आ गया, अब ये बाहर निकलेगा यहाँ से, और Br- अटैक कर देगा इस पे कार्बोन, ये बाहर निकल गया, कार्बोटाइन बन जाएगा, ये कार्बोटाइन बन गया, इस पे अटैक Br- फ्रंट से भी कर सकता है और बैक साइड से भी कर सकता है, दोनों दिखा रखे हैं इन्होंने, और आंसर आ जाएगा ये। सही है। नीचे करना है उसको। रेसी मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा हमेशा। रेसी मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की रोटेशन दूसरे मॉलिक्यूल की रोटेशन को कैंसिल करेगी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। रेसमी मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। हाईली पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड। और न्यूक्लियोफाइल रेट क्योंकि डिपेंड कर रहा है सिर्फ RX पे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत मिस हो गई है मेरे से। रेट क्योंकि RX पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा रेट, तो इसलिए इसलिए कंसंट्रेशन जो है न्यूक्लियोफाइल का वो कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए पुअर। SN1 अगर करवानी है तो न्यूक्लियोफाइल पुअर होना चाहिए, ताकि कार्बोटाइन बने और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। सही ना, न्यूक्लियोफाइल पुअर होना चाहिए, कंसंट्रेशन का लो होना चाहिए। नेक्स्ट दिखाना SN2। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, यही सेम चीज है, RX प्लस NU। RX है और न्यूक्लियोफाइल है, इसमें X इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, लिविंग ग्रुप है ये। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, रियर साइड से, फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, फ्रंट से अटैक करेगा तो एक्स उसको रिपेल कर देगा न्यूक्लियोफाइल को, दोनों नेगेटिव है। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो RNU इस तरह से मिल जाएगा, RNU। इसमें इसलिए इन्वर्जन होता है, अगर R जो है कायरल, R की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो उस केस में इन्वर्जन वर्ड यूज करेंगे। और इस केस में रेट जो होता है वो K × RX, क्योंकि एक स्टेप में हो रही है ना रिएक्शन, और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा। RX के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, इस दोनों पे डिपेंड करेगा इसमें। इसलिए कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का क्या होना चाहिए इस केस में, अब हाई। न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, अच्छा, गुड न्यूक्लियोफाइल। वो कार्बोटाइन का बनने का वेट नहीं करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा, है ना, डायरेक्ट अटैक करेगा इसमें। क्लोज शब्द ध्यान रखता हूं, उसमें ऊपर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइन। और इसमें क्या होगा, कोई भी रिएक्शन ले लो तुम इसके अंदर, मान लो RX लिया, CH3X, कुछ भी ले लो इसके अंदर, CH3, यहाँ पे ले लिया X, अटैक कर रहा है O चांस, X इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, O चांस बैक साइड से अटैक कर देगा, ये आएगी ट्रांजिशन स्टेट। H H H, X इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, नेगेटिव चार्ज है,
एक्स इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है इस पे पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पे ओ चांस आ रहा है इस पे भी पार्शियली नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव बढ़ता जाएगा, ये वाला नेगेटिव ओ चांस वाला नेगेटिव ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट आई है जिसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है। इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2। ये ध्यान रखना इसका ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। और इसमें एनायन लाइक कैरेक्टर है, तो इसलिए जितने विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे एल्काइलेट के अंदर उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा, विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव को स्टेबलाइज करेंगे, वो विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव को स्टेबलाइज करेंगे इसलिए। और इसमें रियर अटैक ही होता है, बैक साइड से अटैक हो रहा है ना इसमें, तो क्योंकि फ्रंट से तो न्यूक्लियोफाइल रिपेल कर देगा, न्यूक्लियोफाइल रिपेल कर, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये रिपेल कर देगा लिविंग ग्रुप को, इसलिए ये ध्यान रखना। और उसके बाद फाइनली आंसर आ जाएगा तीनों एच पीछे इस तरह से हो जाएंगे, एच 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 और यहाँ पे ओ एच, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। पहले देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहाँ है? बैक साइड पे, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन, इसमें इन्वर्जन होगा। और इसमें कोई पोलर सॉल्वेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम ज्यादातर पोलर एप्रोटिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि हमें अल्काइलाइड को आयनाइज नहीं करना है इस केस में। इसमें एक्स हट रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और इसमें इन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है? इन्वर्जन। न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए अच्छा, उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए हाई। कंसंट्रेशन अगर लो हो गया तो वो कार्बोकटायन बनने का वेट करेगा, हो सकता है कार्बो, वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए 3 डिग्री में हमेशा SN1 लगाना, 3 डिग्री एल्काइलाइड है तो SN1 लगाना, 1 डिग्री है एल्काइलाइड तो SN2 लगाना। तो इसमें सीरी क्राउडिंग देखते हैं, इसमें सीरी क्राउडिंग देखते हैं, ये वाले एच जो है अगर बल्कि हो गए तो ओ चांस बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो अगर CH3 आ गया, यहाँ C2H5 आ गया, यहाँ पे C3H7 आ गया, तो ये बल्कि हो गए, बल्कि हो गए तो ओ चांस बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ एल्काइलाइड क्या होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ एल्काइलाइड्स ये होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग, एक वर्ड में ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग। उसमें 3 2 1 था, इसमें 1 2 3 ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग। देखेंगे आगे इसमें, देखो यही चीज लिखी हुई है, यही चीज लिखी है इसमें, देखो ये टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पे सारी। ये इसमें देखो, ये है R1 R2, ध्यान से देखना बिल्कुल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स लगा रखा है, जहां से न्यूक्लियोफाइल हटा, जहां लिविंग ग्रुप हटा यहाँ से, और न्यूक्लियोफाइल अगर यहीं आ गया इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो इसे बोलते हैं रिटेंशन। देखो एक्स हटा यहाँ पे, यहीं पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसे बोलेंगे रिटेंशन। दैट इज इफ देयर इज प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अराउंड द सीरियो सेंटर। प्रिजर्वेशन है केमिकल बॉन्ड्स का, जहां पे लिविंग ग्रुप हट रहा है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो इसे बोल देंगे रिटेंशन। और अगर एक्स यहां से हट गया और न्यूक्लियोफाइल आया बैक साइड, तो उसे बोलेंगे इन्वर्जन। यहाँ पे हुआ देखो इन्वर्जन, ये इन्वर्जन है जो SN2 में होता है, जो SN2 में होता है। और अगर ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, ए प्लस बी दोनों इक्वल अमाउंट में मिल गए, तो इसे बोलेंगे रेसिमाइजेशन। ये तीनों में डिफरेंस 3 मार्क्स में बोर्ड में आया हुआ है। रिटेंशन क्या है? देर इज प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अराउंड ए जीरो सेंटर। एग्जांपल दिखाना ऐसे ही, सेम यही, सेम यही एग्जांपल करके दिखाना। और अगर बैक साइड से अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, तो ये इन्वर्जन। और दोनों अगर इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट, दोनों इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, तो उसे बोलेंगे रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन होता है SN1 में, रिटेंशन इन्वर्जन होता है SN2 में, ये SN2 में होता है। ये दोनों भी ध्यान रखना। ये समझ आ गया कि तीनों में डिफरेंस कि नहीं? ये 3 मार्क्स में डिफरेंस आता है रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन में। ये हो गया क्लियर कि नहीं निष्ठा? यस सर। हाँ नेक्स्ट करना है। ये नोट जरूर बनाना इसके बहुत प्रॉपर। ये लिखा ना, इफ देर इज, यहीं रोक दो बस। इफ देर इज प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अराउंड कार्बन इट इज कॉल्ड एज रिटेंशन। इसमें मैंने बताई दिया तुम्हें, रेडियो टू K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल होता है। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन, तीनों डिफरेंस, ये 3 मार्क्स में पूछा हुआ बोर्ड में। सही है, मैंने तुम्हें समझा दिया पूरा क्या होता है रिटेंशन। जहां से लिविंग ग्रुप हटा वहीं न्यूक्लियोफाइल आ गया तो रिटेंशन, जहां से लिविंग ग्रुप हटा उसके पीछे रियर साइड पे न्यूक्लियोफाइल आया तो इन्वर्जन। दोनों अगर इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट और इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। नीचे कर लो। और SN2 का डायग्राम, SN2 का RX न्यूक्लियोफाइल, RNU प्लस X नेगेटिव। एक्स हट गया, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, RNU मिल गया प्लस X माइनस, तो इसलिए एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है।
वन स्टेप मैकेनिज्म है ये, वन स्टेप मैकेनिज्म। यहाँ पे आर एक्स है, यहाँ पे आर एन यू है, बैक साइड से अटैक होगा। हालांकि अगर कार्य सेंटर नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं है, तुम आर एन यू तुम कहीं लगा दो। ये है ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है उसके अंदर, 5 बॉन्ड बनते हैं उसके अंदर। तो SN1 और SN2 के डायग्राम मैंने तुम्हें बता दिए हैं। SN1 SN2 अगर इंटरमीडिएट आ रहे हैं, रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम चेंज हो जाएगा। सही ना? तो ये दोनों कर लेना जरूर, ये भी मेंस में पूछे हुए हैं। करना नीचे। इसमें ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी बता दिया मैंने तुम्हें। ये देखो, ये पूरा दिखा रखा है SN2 का, ये पूरा दिखा रखा है। HBr आया है इसमें, HBr आया, ओ ने लोन पर दिए, ओ ने लोन पर दिए H+ को, तो O+H2 बन जाएगा। अब ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, बैक साइड से Br- अटैक कर रहा है, बैक साइड से Br- अटैक कर रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट दिखाई हुई है यहाँ पे, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट ऊपर, कार्बन कैविटेशन sp2 है वहां पे। बैक साइड से Br- अटैक करेगा, ये बैक साइड पे आ गया। ये प्रॉपर दिखा रखा मगर, मतलब इसको तुम इतनी बार लिख लो कि तुम्हें कभी दिक्कत ही ना आए इसमें। सही ना? इसमें इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आर एक्स है, मान लो साइनाइड आयन आया, KCN का साइनाइड आयन, एक्स इलेक्ट्रॉन ले गया, बैक साइड से अटैक कर रहा है, RCN मिल गया, एक स्टेप में काम खत्म, RCN आ जाएगा इससे। सही ना? ये आना चाहिए तुम्हें, ये एक स्टेप, वन स्टेप मैकेनिज्म है। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता और एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करते हैं, उन्हें बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन। सही ना? SN2 में एल्काइलाइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो SN1 हो जाएगा, नहीं तो SN1 हो जाएगा। यही चीज दिखाई ना, देखो CH3Cl है, Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, O चांस बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये चीज आ जाएगी ट्रांजिशन स्टेट में। Cl हट रहा है, O चांस आ रहे हैं, Cl पे नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, पार्शियल नेगेटिव, O चांस पे पार्शियल नेगेटिव खत्म होता जा रहा है, तो Cl नेगेटिव हट गया और ये बैक साइड पे आ गया। ये बेस्ट तरीके दिखा रखा है, वॉल्टन इसको इन्वर्जन कहते हैं। और वॉल्टन ने एक दिया था ये वॉल्टन इन्वर्जन, वो इसने पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पहले सीधा है ये वाला, और उसके बाद जैसे ही न्यूक्लियोफाइल तेजी से आएगा यहाँ से, तो अम्ब्रेला उल्टा हो गया, अम्ब्रेला देखो पीछे की तरफ चला गया। ये ऐसे दिखा है अम्ब्रेला इन्वर्जन, है ना, वॉल्टन इन्वर्जन के बोल का है। ये क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? ये हाइब्रिडेशन बोली हुई है ना इसके अंदर, हाइब्रिडेशन क्या होती है इसके अंदर, निशा करो नीचे। व्हाट इज हाइब्रिडेशन ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 मैकेनिज्म, देखा ना ये गलत लिखा हुआ है, sp2 आएगा, ये sp2 आएगा, गलत लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइलाइड का, ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग या स्टीरिक हिंड्रेंस। फिर नेक्स्ट है, राइट द कंडीशंस फॉर SN रिएक्शन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 एंड SN2। ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 में, मैं जल्दी से बता रहा हूँ एक बार। फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे RX प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स RNU प्लस X नेगेटिव। फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करेंगे SN1 और SN2 को? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, पहला फैक्टर नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो है, टर्शरी क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप जो है टर्शरी होना चाहिए इन केस ऑफ SN1 3 डिग्री, और SN2 में एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, प्राइमरी, ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग, इसमें ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एल्काइल ग्रुप ऐसे बताना है। दूसरा पॉइंट, एल्काइल ग्रुप बता दिया। अब एक्स, एक्स यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड, चाहे वो SN1 हो या SN2 हो, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड। लिविंग ग्रुप बता रखा, आई साइज बड़ा तो सरफेस एरिया ज्यादा, जल्दी लीव करेगा, I- Br- Cl-F-, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड। ये तुम्हें लिविंग ग्रुप मैंने बता रखा है बहुत डिटेल में, GOC के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे इसके। तीसरा पॉइंट, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड लिख देना जरूर, लिविंग ग्रुप गुड। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बता दिया मैंने। ये SN1 हो SN2 हो, लिविंग ग्रुप तो अच्छा होना चाहिए। SN1 के अंदर पुअर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि कार्बोटाइन बनने का वेट करेगा वो। SN2 के अंदर गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, गुड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन हाई। और SN1 में लो कंसंट्रेशन पुअर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। फोर्थ फैक्टर, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? SN1 है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 है तो नॉन पोलर या फिर पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक यानी कम पोलर, जैसे एसीटोन, जैसे सी नॉन पोलर में CS2 CCl4 बेंजीन, ये नॉन पोलर है। एसीटोन क्या है, पोलर एप्रोटिक। DMSO क्या है,
पोलर, डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड पोलर ए प्रोटेक्ट, सही ना। तो ईथर डाइमिथाइल, डीएमएस डाइमिथाइल सल्फाइड, ये भी क्या है, पोलर ए प्रोटेक्ट। बहुत सारे होते हैं ये, डीएमएस, डीएमएसओ, डीएमएफ, डीएमए, ये सारे क्या है, पोलर ए प्रोटेक्ट, वो सब तुम पढ़ चुके हो। अब है, ये चार फैक्टर बता दिया इसमें मैंने, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइलाइड, और लास्ट सॉल्वेंट। चार फैक्टर करने हैं तुम्हें इसके अंदर, SN1 SN2 की रिएक्टिविटी में। अब आ गया ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सबसे, अगर SN1 की बात करें तो टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि इसमें बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें टर्शी कार्बोटाइन आएगा, टर्शी कार्बोटाइन आएगा। सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड में या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में, छह सीएल हटने के बाद 6 कंजुगेशन। मिथाइल क्लोराइड तो लीस्ट रिएक्टिव होगा। इथाइल क्लोराइड सीएल हटने के बाद 3 हाइड्रोजन। तो SN1 की बात करें तो 4 3 1 2 आंसर आ जाएगा। और SN2 की बात करें तो मिथाइल क्लोराइड लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो फिर 2 1 दोनों प्राइमरी है, 2 1 3 4 जस्ट ऑपोजिट आंसर आएगा, ये SN2 में। फिर C6H5Cl, सेकंड क्वेश्चन, C6H5Cl, C6H5CHCl, CH3, PHCH2Cl, ये सब दे रखे हैं। तो तुम्हें पता है इसका कार्बोटाइन हटेगा तो बहुत स्टेबल है, उसके बाद इसका इसका भी कार्बोटाइन बहुत स्टेबल है, इसका भी कार्बोटाइन, बेंजाइल कार्बोटाइन बहुत स्टेबल है, रेजोनेंस होगी बेंजीन की वजह से। इसमें प्लस आएगा तो यहाँ से रेजोनेंस होगी, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये तो पहले से ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्लोरोबेंजीन। चाहे SN1 हो या SN2 हो, दोनों में रिएक्ट नहीं करेगा ये, बिकॉज CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। Cl पे प्लस, ढंग से बनाना है इसको, Cl पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, लीस्ट एक्टिव है टुवर्ड्स SN1 एंड SN2, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा होगा, ये वाला, इसका कार्बोटाइन तीनों बेंजीन से रेजोनेंस होगा। पहले आएगा E, SN1 की बात करें, E, E के बाद आएगा D, D के बाद आएगा C, C नहीं, फिर आएगा B, क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस, यहाँ से हाइड्रोजन, फिर आएगा B, B के बाद आएगा, ये B है, B के बाद आएगा C, और C के बाद आएगा ए लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करेगा। बात करें SN2 की, तो SN2 में स्टीरिक क्राउडिंग जरूर देखेंगे, स्टीरिक क्राउडिंग जरूर देखेंगे, इसलिए पहले आएगा C, SN2 में C, हिंट दे रहा हूं सिर्फ, करना खुद है। C, उसके बाद आएगा B, B के बाद आएगा D, D के बाद आएगा E, और E के बाद लीस्ट होगा ए तो रिएक्ट नहीं करेगा SN2 में भी। फिर नेक्स्ट आ गया थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बेंजाइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा इसमें, बेंजाइल क्लोराइड CCH5CH2Cl, यही है बेंजाइल क्लोराइड। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड Cl, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड आ गया। क्लोरोबेंजीन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगी डायरेक्ट। तो पहले रिएक्ट करेगा बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि Cl हटने के बाद प्लस आया, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो पहले बेंजाइल क्लोराइड मोस्ट रिएक्टिव A, फिर B, फिर C, टुवर्ड्स टुवर्ड्स SN1 और SN2 में भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी है ना, Cl हटने के बाद हाइपरजोनेशन होगी सिर्फ, अगर SN1 है तो, और नहीं तो SN2 में स्टीरिक क्राउडिंग देखेंगे, ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग इसके अंदर, तो इसलिए दोनों में सेम आंसर आएगा। फिर मिथाइल ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, मिथाइल आइडो साइक्लोहेक्सेन, और मिथाइल ब्रोमो है, मिथाइल आइडो है, फिर क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एक बार क्लोरो है, मिथाइल और क्लोरो, ये थोड़ा सा ना गलत लिखा हुआ, क्लोरोमिथाइल में CH2Cl भी सो सकते हैं, तीनों एक जैसे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और लास्ट है क्लोरोबेंजीन, तो इसमें भी दोनों में सेम आंसर आंसर आएगा। SN1 में SN2 में लिविंग ग्रुप देखना है सिर्फ, CI बॉन्ड सबसे वीक, फिर CBr बॉन्ड वीक, CCl बॉन्ड वीक, इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होगी, चाहे SN1 है चाहे SN2 है। तो पहले आयोडो वाला मोस्ट रिएक्टिव SN1 में भी, फिर ब्रोमो वाला, फिर क्लोरो वाला, लीस्ट होगा क्लोरोबेंजीन, ये भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SN1 SN2 दोनों में ये आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड, ट्राई आइसो प्रोपाइल मिथाइल क्लोराइड। तो इसमें क्या कौन सा आ जाएगा, टर्शी ब्यूटाइल, ये स्पेशल केस हो गया, टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड ये है, और ट्राई आइसोप्रोपाइल, सी के ऊपर CH Me2,
CH CMME2, इसमें बल्कीनेस की वजह से ना, स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे SN1 में एक्टिविटी इसकी ज्यादा है। SN1 में इसकी एक्टिविटी ज्यादा है, जबकि इसमें हाइपोटेंशन कम होंगे। ये इसीलिए मैंने तो बताया ना कि ये बल्कीनेस आती है ना, तो वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करती है। यहाँ पे ये बॉन्ड जल्दी टूटता है, ये वाला कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज नहीं करेगी, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये वाला CCl बॉन्ड वाला, स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से। तो ये इसीलिए बताया था, ये स्पेशल केस है इसमें, ये रिएक्टिव ज्यादा है। SN1 में तो वैसे, SN2 में तो कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, फिर भी अगर कोई पूछेगा तो ए बोलना है SN2 में। यहाँ पे ईज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग। ईज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं हम SN1 के तरफ, ये प्राइमरी कंडीशन यही है। क्लियर है कि नहीं ये? तो यहाँ पे SN1 SN2 खत्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करना है हमें डाउस प्रोसेस जो दे रखा है यहाँ पे, डाउस प्रोसेस। ये बता दूंगा, करवा दूंगा आगे ये भी। यस सर। तो एक यस बार सर। फिर, चलो थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लो एक बार फिर।